साथियों, जब हम शेयर मार्केट में किसी शेयर्स को खरीदते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो साथियों हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें उससे लाभ हो। हमें उससे लाभ तब होगा जब कंपनी लाभ कमाएगी, और जब कंपनी लाभ कमाएगी तो उसकी संपत्तियां बढ़ेंगी, संपत्तियों का मूल्य बढ़ता रहेगा, उसकी बुक वैल्यू बढ़ेगी, यानी कैपिटल ग्रोथ होगी, तो हमारी भी कैपिटल ग्रोथ होगी और लाभ का एक हिस्सा लाभांश के रूप में हमें मिलता रहेगा। एक तरह से साथियों हम उसके व्यापार में भागीदारी करते हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि हम जो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि जब कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसके विषय में पूरी जानकारी करते हैं और उसकी उचित कीमत का हम भुगतान करें, ऐसा ही हम सोचते हैं। साथियों, इसके लिए हम तमाम वेबसाइट्स हैं, वहां हम उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं और उससे यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, म्यूचुअल फंड ऐसा क्या कर रहे हैं, एफआईआई ऐसा क्या कर रहे हैं, डीआईआई ऐसा क्या कर रहे हैं। इस तरह से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का, बड़े बड़े फंड हाउसेस का, प्रमोटर्स का उस कंपनी में रुझान क्या है। इसके साथ साथ साथियों हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका देखते हैं, हम उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, यानी उसकी लायबिलिटीज और एसेट्स को देखते हैं, हम उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं और हम उसके रेशियो भी देखते हैं। इस प्रकार से हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसके विषय में हमको जानकारी हो और फिर उसका जो पीयर ग्रुप है उन कंपनियों से उसकी तुलना करते हैं, और जब हम पाते हैं कि ये कंपनी बेहतर स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, उसके हिसाब से जो हम दाम दे रहे हैं वो उचित है, तो उसके बाद उसकी खरीदारी करते हैं। साथियों, इस संबंध में हम कैश फ्लो के विषय में बाद में चर्चा करेंगे। बाकी अनेक बिंदुओं पर चर्चा कर चुका हूं मैं कई बार। आज कुछ ऐसे रेशियो हैं जो सामान्य निवेशक को समझ में नहीं आते, उनके विषय में कुछ जानकारी देंगे, वो भी व्यवहारिक, बहुत तकनीकी पक्ष में नहीं जाऊंगा। बस आप देख करके अनुमान लगाएं, इतना आपको मालूम होना चाहिए। साथियों, इसमें हम सबसे पहले जब किसी कंपनी को हम खरीदने की योजना बनाते हैं तो सब कुछ करने के बाद में जब दूसरी कंपनी से तुलना करते हैं तो उसका ईपीएस देखते हैं। आप मनी कंट्रोल साइट पे जाएं, वहां रेशियो देख ले, किसी और साइट पे जाएं, रेशियो देख ले, वहां लिखा होता है ईपीएस, हर क्वार्टर का लिखा होता है, अर्निंग पर शेयर। साथियों, जो कंपनी लाभ कमाती है उसके अगर जो वास्तविक शेयर होल्डर्स हैं, वास्तविक शेयर्स हैं, उनकी जो संख्या उससे भाग दे दें तो एक शेयर पर लाभ निकल आता है। तो साथियों, हम उस लाभ के लिए एक कीमत अदा करते हैं, उस एक शेयर के लाभ के लिए कीमत अदा करते हैं, जिसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग। साथियों, ये कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब किसी भी समय की अवधि में जब हम उसके पीयर ग्रुप की दूसरी कंपनी से तुलना करते हैं या सेक्टर की तुलना से करते हैं, तो साथियों कम होगा तो सबका कम होगा और बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। इस प्रकार से हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद में हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है
उसके हिसाब से हमें कितने गुना अधिक मूल्य पे इसको खरीदना उचित होगा। तो साथियों, ये ईपीएस आप जरूर देखें और इसकी तुलना भी करें सेक्टर के पी से, प्राइस टू अर्निंग से, और उसके पीयर ग्रुप की कंपनी से, और उसके बाद फिर उसकी कीमत का अनुमान लगाएं। साथियों, यहीं पर एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, आप देखते होंगे इसी के साथ साथ लिखा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। इसमें साथियों अंतर केवल इतना है कि इसमें जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी इक्विटी शेयर्स की जो संख्या है उसमें वो संख्या भी जोड़ लेते हैं जिनसे कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड के आधार पर लोन लिया है। कन्वर्टेबल का मतलब यह है कि उनसे वादा किया है कि चाहे तो वो अपना समय पूरा होने पर पैसा वापस ले लें, और अगर चाहें तो किसी निश्चित प्राइस पर अपनी उस रकम को कंपनी की पूंजी में बदल करके शेयर होल्डर्स बन जाएं। वो संख्या भी जोड़ लेते हैं और फिर कुल जोड़ से लाभ से भाग देकर के उसके एक हिस्से का लाभ निकालते हैं। इसको कहते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। साथियों, पहले यह व्यवस्था नहीं थी डाइल्यूटेड ईपीएस घोषित करने की, लेकिन अब कानून और नियम ऐसा बन गए हैं कि अब कंपनी के हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डाइल्यूटेड ईपीएस भी देना पड़ता है, उसे आप देख सकते हैं। तो आप दोनों देखें। साथियों, शेयर की उचित कीमत का पता लगाने के लिए और भी कई तरीके हैं। इनमें से एक है बुक वैल्यू। यह भी वहीं लिखी होती है। बुक वैल्यू का आशय किसी कंपनी या वस्तु की उस कीमत से है जो एक निश्चित समय पर बाजार में उसे बेचने से मिल सकती है, यानी उसकी एसेट्स वैल्यू शेयर की संख्या देकर के एक शेयर के हिसाब से निकालते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए कंपनी का जो फिजिकल एसेट्स है उससे उसकी देनदारियां यानी लायबिलिटी, जो उस पर कर्जा है, जो देनदारी है, उसको घटाकर कुल शेयरों की संख्या से भाग दे देते हैं। इस प्रकार ये प्रति शेयर बुक वैल्यू निकल आती है। साथियों, इसको निकालने के लिए कंपनी के जो फिजिकल एसेट्स है उसमें भूमि, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कंप्यूटर आदि की लागत आती है, और देनदारियों में जो कंपनी के कर्ज हैं, प्रिफर्ड स्टॉक है इत्यादि, ये सब आ जाते हैं। तो इसे भी आप देखें। वहीं साथियों लिखा होता है ऑपरेटिंग मार्जिन। साथियों, ये एक लाभप्रदता अनुपात होता है, लाभ प्राप्त करने का अनुपात, जो उसके ऑपरेटिंग इनकम है यानी राजस्व द्वारा जो परिचालन लाभ है उसको विभाजित करके गणना की जाती है और 100 से गुणा किया जाता है। साथियों, इसका इस्तेमाल इसके संचालन के आधार पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लाभप्रदता है, वो तय करने के लिए किया जाता है। अगर हम कहें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो राजस्व का प्रतिशत होता है यानी परसेंटेज होता है, यानी 100 रुपए पर, जो ऑपरेटिंग खर्चों को घटाने के बाद रहता है। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देते हैं उसके हिसाब से, यानी जो उसका वास्तविक कारोबार है उसके हिसाब से। तो साथियों, इसको भी देखते हैं। वहीं पर साथियों लिखा होता है करंट रेशियो। जो करंट एसेट्स हैं कंपनी की, ये वो संपत्तियां होती हैं जिसे हम साल के अंदर ही कैश में बड़े आराम से बदल सकते हैं। अगर कंपनी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है। संपत्ति के अलावा कंपनी के पास कम समय के दायित्व भी होते हैं, जो कम समय के लिए वो कर्ज लेती है या उसको कम समय के अंदर पैसा चुकाना है, और इसको मालूम करने के लिए करंट रेशियो का प्रयोग होता है। साथियों, इससे पता क्या लगता है? इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी के करंट एसेट्स उसकी करंट लायबिलिटीज से कितने ज्यादा हैं।
अगर कम होंगे तो उसको भुगतान करने में दिक्कत आएगी, तो ये अधिक होने चाहिए। इसी तरह से साथियों क्विक रेशियो है। जैसे हमने बात की थी कि कंपनी कुछ ही महीनों में अपनी पूरी करंट लायबिलिटी चुका सकती है या नहीं, अर्थात उसके पास अगर करंट एसेट्स ज्यादा होंगे यानी पॉजिटिव में होंगे तो वो अपनी करंट लायबिलिटी को किसी भी समय आसानी से चुका देती है। बहुत कम समय में कंपनी की पूरी करंट लायबिलिटीज को चुका सकने की जानकारी की देने की वजह से इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। करंट एसेट्स में साथियों मुख्य दो एसेट्स हैं जिसे कि हम बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम जल्दी में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जिनको नहीं कर सकते हैं या ना कर पाने की संभावना है उनमें है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है कि हम अपनी इन्वेंट्री को तुरंत न बेच पाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी सप्लायर को एडवांस में दिए हुए पैसे से हम तुरंत कुछ खरीद ना पाएं। इसलिए इन दोनों को करंट एसेट्स में से घटाना है, फिर उसे करंट लायबिलिटीज से विभाजित करने पर हमें क्विक रेशियो मिल जाता है। साथियों इस प्रकार से अगर आप देखें तो किसी भी साइट पे जाकर के अगर आप इन रेशियो की जानकारी करेंगे तो कंपनी के विषय में आप बहुत कुछ जान पाएंगे। अब साथियों अगली चर्चा में हम इसी प्रकार से मोटा मोटा कैश फ्लो के विषय में बतलाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो उसे अपना कारोबार चलाने के लिए उसके पास कैश की जरूरत पड़ती है, और जब उनके पास अपना व्यापार तक चलाने के लिए अगर कैश न हो तो उन्हें बार बार उधार लेना पड़ता है या अपने शेयर्स तक गिरवी रखने पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।